हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति और इस क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ट्रिगोमेट्री जो भी पढ़ना है वो 10 क्लास के लेवल पर हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आईएससी या फिर और कुछ क्लास का हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं। ट्रिगोमेट्री जो पढ़ने जा रहे हैं वो 10 क्लास के लेवल पे और हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और इसमें जो पढ़ना है टोटल जो पूछा जाता है एग्जाम में वो 20 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन आजकल 100 नंबर का मैथ पेपर नहीं 200 नंबर का पेपर होता है, यानी 100 की जगह पे उसका डबल पेपर है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 20 की जगह पे नहीं, यहाँ पे हमें जो भी पढ़ना होगा वो 40 नंबर के दृष्टिकोण से पढ़ना होगा। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही केवल हम लोग गेन कर सकते हैं 40 नंबर, यानी एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए तो 40 नंबर प्राप्त हो सकता है और एक बेहतर नंबर इससे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ना है उस पर मैं बात कर लूँ तो हमें पढ़ना होगा 4 टॉपिक टोटल पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, और उससे 40 नंबर हमें गेन हो सकता है। पहला जानना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसे त्रिकोणमितीय अनुपात बोल सकते हैं हम। दूसरा हमें पढ़ना होता है इसमें वैल्यू, जो थीटा के बारे में जानेंगे, तो वैल्यू ऑफ थीटा। थर्ड हमें जानना होता है कंप्लीमेंट एंगल के बारे में, कंप्लीमेंट एंगल। और जो आखिरी है, ऐसे इसका तो थीटा ऑफ वैल्यू में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कंप्लीमेंट एंगल को जो हिंदी में लिखा रहता है पूरक कोण का संकल्पना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीमेंट एंगल मीन्स पूरक कोण का संकल्पना है। और जो आखिरी है वो सर्वसमता के नाम से जानते हैं हिंदी में, और ऐसे होता है इसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये 4 पॉइंट हम लोग को पढ़ना है और एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आज क्लास में हम कंप्लीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसके बाद इसका क्वेश्चन, उसके बाद हम आएंगे वैल्यू ऑफ थीटा पे और कंप्लीमेंट एंगल पे, और फिर आखिरी टॉपिक हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा और A to Z क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी कंसेप्ट को समझना चाहेंगे कंप्लीट आप क्लास को ईमानदारी से करेंगे और साथ ही साथ नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो हम आपके लेकर बढ़ रहा हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। पहला हम लोग का यही पढ़ना है। इसको जानने से पहले हम इस बात के लिए जानेंगे कि आखिर ये जो अनुपात पढ़ते हैं वो किसका अनुपात हम पढ़ेंगे। तो खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी इसमें जो अनुपात का अध्ययन करेंगे वो एक खास त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पे बात करेंगे। उसको इंटीग्रेटेड रूप और भी ट्रायंगल पर लागू होता है, ऐसा नहीं कि समकोण त्रिभुज पे ही सीमित रह जाता है। तो हम लोग को बेसिक यही समझना है कि समकोण त्रिभुज में ये त्रिकोणमिति का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें जानना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। देखिए, एक त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज सबसे पहले कहने के लिए ये आवश्यक होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कह पाएंगे। समकोण त्रिभुज होने के लिए ये आवश्यक है कि उसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। उसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ABC ये एक समकोण त्रिभुज है और इसका एक कोण 90 डिग्री, जो यहाँ पे B हम दिखा रहे हैं, ये कोण B 90 डिग्री है। अब यहाँ पे कुछ बातें होती है, जैसे जब समकोण त्रिभुज है तो इसके तीनों भुजा का एक स्पेशल नाम से जानते हैं, और एक भुजा उसमें होती है कर्ण, एक होती है लंब और एक होती है आधार। ज्योमेट्रिक दृष्टिकोण से लंब और आधार का कोई तो है नहीं फिक्स कि कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के आधार से, इसके दृष्टिकोण से लंब और जो भी आधार है वो एक निश्चित होगा। जैसे यही एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हम बात कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा या फिर समकोण के सामने वाली जो भुजा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि एक कर्ण कहलाएगी। समकोण त्रिभुज का हम डिफिनीशन नहीं लिखा रहे हैं यहाँ पे, बस आप ध्यान रखिएगा कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो जो भी समकोण रहेगा उसके सामने का कर्ण कहलाएगा। अब सवाल आता है कि यहाँ पे आधार और लंब कौन होगा। तो आधार और लंब इस दोनों में से कोई भी हो सकता है, बदलेगा। ज्योमेट्री में तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इस बात को एकदम निश्चित करना पड़ेगा कि लंब कौन है, आधार कौन है। लंब और आधार पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है।
आपको जिस कोण के बारे में जिक्र करेगा या फिर जिस कोण को दिया हुआ रहेगा तो उसके सामने वाला जो भी भुजा होगा वो लंब कहलाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे दे दिया जाए बाय द वे कि यहाँ पे ये ठिट्टा है, कि कौन सी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन वाले जो भी होंगे वो वहाँ पे बोला जाएगा क्लियर कि सी के बारे में बोला जा रहा है या ठिट्टा वहाँ पे दे दिया गया। तो ठिट्टा का जो सामने वाला जो होगा वो लंब कहलाया जाएगा। तो हम इसके सामने वाला भुजा हम देखेंगे जो ए बी हो रहा है, इसको हम लंब कहेंगे, इसे हम लंब कहेंगे। और शेष आखिरी भुजा बचेगा वो तो स्वतः हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लंब, कर्ण और आधार है इसको संकेत में भी यूज किया जाता है। हाइपोटेनस का पहला लेटर एच ले लिया जाता है तो एच से इंडिकेट करते हैं। लंब को जो संकेत के रूप में यूज किया जाता है वो पी से, और आधार का जो संकेत होता है बी से। संकेत का कोई बड़ा फंडा है नहीं, सीधा सी। अब यहाँ पे मीनिंग भी लिख दिया जाए, साइड में मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। नंबर फर्स्ट हाइपोटेनस, टेनस, ये कर्ण हो गया। इसका पहला लेटर एच ले लिया गया और इसका एच से इंडिकेट करता है और ये कर्ण हो गया। ठीक है। सेकंड जो हम बात कर रहे थे लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसका इंडिकेशन पी होगा और इसको हिंदी में बोल सकते हैं लंब। आधार जो आखिरी हम लोग का है इसको वेस बोलते हैं ऐसे, और ये आधार इसका जो पहला लेटर है वो बी है, इसलिए इसका संकेत बी होता है। तो कुछ है नहीं मिस्ट्री कि कहीं से आया है, सिंपल इसके मीनिंग से ही निकला है संकेत। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लूँ कि इस कोण के लिए, तो यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ कि कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए बात करूँगा तो लंब कौन हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले मैं कर्ण लिखना चाहता हूँ। कर्ण तो फिक्स है, जो कर्ण हो जाएगा वो AC को हम बोलेंगे। लंब जो होगा, जो दिया हुआ कोण C के लिए, यानी थीटा यहीं पे दिया हुआ था, तो C के लिए हम बोल सकते हैं कि C के लिए लंब हो जाएगा वो AB हो जाएगा। और आधार का बात किया जाए, आधार यहाँ पे हो जाएगा BC हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम जब भी कोण को चेंज करेंगे तो ये बदलेगा। जैसे यहाँ पे हम चेंज करना चाहते हैं, हम अब बात करना चाहते हैं कोण सी के लिए नहीं, कोण ए के लिए बात करना चाहता हूँ। जब कोण ए के लिए बात करेंगे तो फिर लंब आधार कौन सा होगा, कर्ण तो वही रह जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ कोण ए के लिए। कोण ए के लिए यहाँ पे कर्ण वही है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा बात रह गया लंब का, तो यहाँ पे हम लंब बोल सकते हैं। जैसे ही कोण ए के लिए बोले तो अब उसके सामने का भुजा बदल रहा है। ए के सामने का भुजा ये BC हो रहा है, पहले यही आधार का काम कर रहा था, लेकिन जब हम कोण ए के लिए बात करेंगे तो यही आधार अब लंब का काम करेगा। यानी कोण ए के सामने का भुजा BC हो गया और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे लंब BC है, और जब मुझे बात करना होगा आधार तो शेष भुजा जो बच रही है हम लोग का यहाँ पे वो AB बच रही है, तो ये AB हो जाएगा आधार। तो इस प्रकार से आप देखना है आप लोगों को, और ध्यान रखना है। कर्ण को यहाँ पे संकेत में बोल सकते हैं कि H क्या है, यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे B हम बोल सकते थे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ भी H हो सकता है, यहाँ भी P और यहाँ पे B हम लिख सकते हैं। तो ये बेसिक हो गया, लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है, दिए हुए कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और शेष आखिरी तीसरी भुजा जो बचती है उसे हम आधार कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि इतना हम जान जाएंगे, इसके बाद हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात में हम जो अध्ययन करते हैं वो बेसिक हम लोग का इसी तीनों भुजा का अनुपात निकाला जाता है, और इस तीनों भुजा के अनुपात को ही नाम दिया जाता है। किसी में साइन, किसी में कॉस, किसी में टेन, किसी में कॉट। तो हिंदी नाम भी है और इंग्लिश नाम भी है। तो जो भी अरब देश या फिर अदर देश में जो नाम पड़ा था इंग्लिश में नाम दिया गया था, और इंडिया यानी भारत में आपको नाम पड़ा था तो उसमें जया को जया, स्पर्श जया, व्यू स्पर्श जया के नाम से हम लोग जानते हैं। खैर दोनों चीज़ें जानेंगे यहाँ पे। तो खैर चलते हैं आगे। अब तो चले त्रिकोणमितीय अनुपात पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। और यहाँ पे जो भी है त्रिभुज का यहाँ पे जो तीन भुजा था लंब, कर्ण और आधार, उसका जो भी अनुपात हम बनाएंगे
वो यही 6 अनुपात बन सकता है, इससे ज़्यादा अनुपात ना बनेगा। तो सब डिफरेंट अनुपात का हम जब भी बात करेंगे ये 6 अनुपात होगा, जिसमें पहला अनुपात है लंब बटा कर्ण आधार बटा, दूसरा अनुपात है आधार बटा कर्ण, तीसरा अनुपात है लंब बटा आधार, चौथा अनुपात है आधार बटा लंब, पाँचवा है कर्ण बटा आधार और छठा है कर्ण बटा लंब। अब इन सारे अनुपात पे हम बात करें तो इस सारे का नाम पड़ा है, जब ट्रिग्नोमेट्री का विकास भारत में हुआ था तो इसका हिंदी नाम पड़ा था। जो कुछ भी है वो सामने लिख रखा हूँ, और जो भी अदर देश यानी जो भी ग्रीस या फिर अरब या कहीं भी अदर देश जहाँ पे इंग्लिश का बोलबाला था, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज था, तो वहाँ पे जो नाम पड़ा है वो इस तरीके कुछ नाम पड़ा है। अब दोनों नाम को हम लोग जान लेते हैं, जो भी पॉपुलर नाम है वो न ये और न ये, लेकिन इंग्लिश का शॉर्टकट नेम में यूज किया जाता है, तो इसका भी हम समझेंगे। तो पहला लंब और कर्ण का जो भी अनुपात है उसको जाना जाता है साइन के नाम से, और हिंदी वाले जो लोग जानते थे वो भारत में जो विकास हुआ था इसको जय के नाम से जानते थे। और आधार बटा कर्ण जो अनुपात होता है, इस अनुपात का नाम है कोसाइन। जब भी कोसाइन का जिक्र होगा इसका मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण का अनुपात को बता रहा है। और टेंजेंट की जब बात किया जाएगा तो टेंजेंट का जब भी जिक्र होगा तो ये समझना चाहिए कि लंब और आधार के अनुपात है उसी को टेंजेंट बोला जाता है, और हिंदी में स्पर्शज्या। तो हिंदी जाने या ना जाने यूज है नहीं, बस जानिए तो ठीक है। को टेंजेंट यहाँ पे जब भी बात किया जाएगा तो आधार बटा लंब हो जाएगा, सेकेंड होगा तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और को सेकेंड होगा तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो ये अनुपात है। अब सवाल है कि ये तो यूज होता नहीं है ये सारे कुछ, इसका संकेत यूज होता है। संकेत किस प्रकार से यूज होता है, जैसे कि लंब और कर्ण रहेगा तो इसका संकेत के रूप में हम करें तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे इसका संकेत साइन होगा, इसका संकेत कॉस हो जाएगा, इसका संकेत टैन हो जाएगा, इसका संकेत कॉट हो जाएगा, इसका संकेत सेक हो जाएगा, और इसका संकेत कॉसेक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये संकेत का यूज किया जाता है। लेकिन अब सवाल होगा कि हम थीटा देखे हैं, थीटा तो दिख नहीं रहा है, तो थीटा किसी भी खास एंगल के लिए होता है। यहाँ पे हम ट्रायंगल आपके लिए शो नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, उस ट्रायंगल का कौन सा एंगल है। तो जो भी एंगल रहेगा जिस पर्टिकुलर कोण के लिए डिफाइन होगा उस कोण के लिए बात किया जाएगा कि ये सारा कुछ है किसके लिए। तो फिलहाल ये थीटा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जब हम आगे बात करेंगे तो थीटा के लिए जिक्र करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, और अगले क्लास में हम इससे संबंधित फार्मूला बात करेंगे। लेकिन आप लोग कम से कम ये याद कर लेंगे कि साइन बराबर होता है क्या है लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर क्या, टैन बराबर क्या, कॉट बराबर क्या, सेक बराबर क्या और कॉसेक बराबर क्या होता है। तो धन्यवाद आप सभी को, आज के लिए यहीं तक।